नमस्कार डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ट्रेनीज़। आज मैं फिर आपके सामने सृजनात्मक नाटक, ललित कला और शिक्षा का जो यूनिट नंबर 4 कला में मूल्यांकन उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। उसमें जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा मूल्यांकन की भिन्न भिन्न विधियाँ और उपकरण। तो अवलोकन विधि के बारे में हमने पढ़ लिया, पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ लिया, मूल्यांकन की जो विधियां हैं। तो आज जो हम विधि पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टूल ऑफ इवैल्यूएशन, दैट इज़ रेटिंग स्केल, जिसको हिंदी में निर्धारण मापनी कहते हैं। निर्धारण मापनी जो है ये क्रम निर्धारण मान या निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के अध्ययन की महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या बालक का जिसका हमने मूल्यांकन करना है, उसके विशिष्ट गुणों और व्यवहार का मूल्यांकन करना है, तो उसके संबंध में हम उन्हीं व्यक्तियों से करवा सकते हैं जो उसके संपर्क में रहते हैं। तो ये किसी व्यक्ति या किसी बालक या विद्यार्थी का अगर हमने निर्धारण मापनी से मूल्यांकन करवाना है तो उसके संपर्क में जो व्यक्ति होते हैं ये उन्हीं से करवाया जाता है। इसमें जो रेटर होता है वो क्या करता है, उन व्यक्तियों से संबंधित कुछ गुण या कुछ लक्ष्यों में से अपना किसी एक के संबंध में अपनी राय देता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के गुणों, व्यवहार व लक्ष्यों का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहकर करना ही निर्धारण मापनी कहलाता है। गैरेट के अनुसार निर्धारण मापनी क्या है? उन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार के कुछ लक्षण और विशेषताएं जिनको वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की सहायता से सरलतापूर्वक नहीं जाना जा सकता। निर्धारण मापनी इन लक्षणों और विशेषताओं की सीमा के संबंध में निबंधों को प्राप्त करने की विधि है। दैट इज द रेटिंग स्केल is a device for obtaining judgments of the degree to which an individual possesses certain behavior traits and attributes not readily detectable by objective test। और जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने क्या बोला? निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के शील, गुणों या व्यक्ति वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। शील, गुणों या वस्तु के सीमित पक्षों का क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन जो है वो पेश करती है। दैट इज द रेटिंग स्केल इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ अ थिंग और ऑफ ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। ये डेफिनेशन दी गई जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार। अब उपरोक्त सभी परिभाषाओं से हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? हम पहुँचे हैं कि जिसके ये विधि है जिसके द्वारा गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित किया जाता है और एक सातत्य पर किसी वस्तु को एक क्रम प्रदान किया जाता है। ये निर्धारण मापनी जो है दो अवधारणाओं पर आधारित होती है। फर्स्ट, सातत्य की स्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉन्टिन्यूअम। दूसरा, उस सातत्य का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ दैट कॉन्टिन्यूअम। इस प्रकार एक व्यक्ति इस मापनी में एक उद्दीपक के प्रति अपनी अभिव्यक्ति या निर्णय पूर्व निर्मित स्केल या भिन्न भिन्न श्रेणियों में से किसी बिंदु पर देता है। ये निर्धारण मापनी जो है इसका वर्गीकरण हमने प्रायः जैसे आज तक पढ़ा कि किन किन बिंदुओं पर है। ये ऑड नंबर में ही हमने लेना है, 3 बिंदुओं पर भी आधारित हो सकती है, 5 पर भी हो सकती है, 7 पर भी हो सकती है और 9 पर भी हो सकती है। तो 3 बिंदुओं में जैसे एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, सहमत, तटस्थ, असहमत। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपसे राय जाननी है कि वो व्यक्ति जो है, फलां व्यक्ति जो है बहुत ही ईमानदार है। जैसे मैंने बोल दिया कि राम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, तो उसका दोस्त हो सकता है जो उसके संपर्क में भी होता है, उससे उससे पूछा कि भाई श्याम ये बताइए कि राम बहुत ईमानदार व्यक्ति है, आपकी क्या राय है? तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से सहमत है, हाँ भाई राम जो है वो पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति है।
या आप पूरी तरह से न्यूट्रल हैं, नहीं भाई मुझे नहीं कहना है कुछ नहीं, वो ईमानदार है या नहीं है, या आपको पता है कि वो ईमानदार नहीं है तो आप पूरी तरह से डिसएग्री करेंगे। नेक्स्ट 5 पॉइंट स्केल। 5 पॉइंट में अत्यधिक सहमत मतलब स्ट्रांगली एग्री, और फिर सहमत एग्री, फिर बीच में वही न्यूट्रल पॉइंट, ना सहमत ना असहमत, नीदर एग्री नॉर डिसएग्री, या असहमत या स्ट्रांगली डिसएग्री। इसी तरह से 7 पॉइंट स्केल। अत्यधिक आकर्षक, सामान्यतः आकर्षित, आकर्षक, कम आकर्षक, ना आकर्षक ना अनाकर्षक, बीच में मतलब न्यूट्रल पॉइंट आ गया, फिर कम अनाकर्षक, सामान्यतः अनाकर्षक या अत्यधिक अनाकर्षक। नेक्स्ट 9 बिंदु मापनी। इसमें भी इसी तरह से आप लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अत्यधिक आ गया, अति आ गया, साधारण आ गया, थोड़ा तटस्थ आ गया बीच में। फिर वही ऊपर सुखमय था, अत्यधिक सुखमय, फिर अति सुखमय, साधारण सुखमय, फिर थोड़ा सुखमय। तटस्थ के बाद थोड़ा असुखमय, दुखी मतलब दुख देने वाला, फिर साधारण दुख देने वाला है, अति दुख देने वाला, अत्यधिक दुख देने वाला, तो ये 9 पॉइंट आ गया। इस तरह से आप जो 9 बिंदु हैं उनका निर्धारण करेंगे। देन टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, ये गिलफर्ड ने दी थी। उन्होंने बोला, इनका वर्गीकरण जो था वो अपने ढंग से किया कि न्यूमेरिकल स्केल भी हो सकती है, ये सांख्यिक मापनी भी हो सकती है, और ग्राफिक स्केल भी हो सकती है, स्टैंडर्ड स्केल भी हो सकती है, और क्यूमुलेटेड स्केल, और नेक्स्ट बाध्य चयन मापनी दैट इज़ फोर्स चॉइस स्केल। तो ये दिया था गिलफोर्ड महोदय ने कि निर्धारण मापनी का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है। फिर निर्धारण मापनी की कुछ विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं? इस विधि से छात्रों के गुणों और दोषों का पता लगाकर उनको उचित निर्देशन दिया जा सकता है, और यह विधि जो है छात्रों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत ही उपयोगी है, और यह विधि अध्यापकों को छात्रों की कार्यप्रणाली से अवगत करवाती है, और व्यक्ति अध्ययन को सफल बनाने के लिए सप्लीमेंट का काम करती है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट जो हैं वो मेरिट्स हैं। देन इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो कौन कौन से हैं कि ये मापनी जो है विद्यालय में अध्यापक अभिभावकों के लिए उनके बच्चों संबंधित रिपोर्ट तैयार करने में सहायता मिलती है, और इसकी सहायता से इस बात का निर्णय किया जा सकता है कि छात्र विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात कौन कौन से पाठ्यक्रम का चुनाव करे। निर्धारण मापनी छात्रों की आवश्यकताओं और कठिनाइयों का पता लगाने में सहायता करती है, कर्मचारियों के चुनाव में सहायता करती है, और अनुसंधान कार्य में किसी अन्य स्रोत से आंकड़े की वैधता प्रदान करने में भी सहायता करती है। रिसर्च कोई वर्क कर रहे हैं, कहीं से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी वैलिडिटी के बारे में भी हमारी ये हेल्प करती है। और मापनी जिन व्यक्तियों का मापन किया जाता है इसमें वो अपने कार्य को करने के लिए उनको प्रेरित भी किया जाता है, तो इसका ये भी फ़ायदा रहता है। और नेक्स्ट आता है इसके जो डीमेरिट्स हैं, वो कमियां कौन कौन सी हैं। सभी निर्णायकों की जो होती है निर्णय करने की क्षमता जो है अलग होती है, उनकी बुद्धि एक समान नहीं होती है, तो क्रम निर्धारण जो में उसमें भी समानता नहीं पाई जाती है, वो भी उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। और योग्य निर्णायकों के अभाव के कारण यह विधि जो है वो छात्रों के बारे में सही से जानकारी देने में असफल सिद्ध होती है, और साथ में सभी निर्णायकों का अलग अलग व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है, तो उसी के अनुसार वो क्रम निर्धारण करते हैं, फलस्वरूप इसकी वैलिडिटी भी कम हो जाती है। और अधिकांशतः क्या होता है कि अनुपस्थित बिंदुओं में भेद नहीं कर पाते, कौन? जो रेटर होते हैं, मापनकर्ता होते हैं, जैसे उत्तम, अति उत्तम, हीन, अतिहीन, इनमें भेद करना कठिन हो जाता है, इसलिए मापनी जो है अधिक बिंदु होने पर उसकी जटिलता जो है और बढ़ जाती है, और मापनी कर्ता अपनी अनुपस्थिति संबंधी बिंदु को अंकित करने का औचित्य भी नहीं दे पाता, उनका उत्तर जो है वो तर्कसंगत नहीं होता है। तो इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि रेटिंग स्केल मूल्यांकन में सहायक है, छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करती है, विशिष्ट गुणों की जानकारी देने में सहायक है, और उनके लक्ष्यों की जानकारी देने में सहायक है, और क्रमबद्ध सूची बनाने में भी सहायक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मूल्यांकन का जो ये नई विधि
उपकरण हमने आज पढ़ा, ये आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।